हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 8वां चैप्टर एक माँ की बेबसी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। वह भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो जो बच्चा था वो कवि के घर के पास में ही रहता था, फिर भी जो कविता है वो अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो है, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठाक किस घर में रहता है। दूसरा है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरों के लिए अदृश्य था, अनजाना था। मतलब दूसरों को वो दिखाई नहीं देता था, तो कैसा था वो? अदृश्य था, मतलब दिखाई ना देने वाला। तो इन दो अर्थों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा जो खा वाला है, कि यह बच्चा लेखक के पड़ोस में रहता था, पास में तो रहता था, फिर भी जो कविता का शीर्षक है वो अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले जो बाकी बच्चे थे वो एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन जो ये बच्चा था वो बोल नहीं पाता था। वह बच्चा गूंगा था, इसलिए और बच्चों से नहीं मिल पाता था वो, इसलिए वह बच्चों के लिए अनजाना रहता था। आपका अगला प्रश्न है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर जाने की, घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो उसके अंदर की जो छटपटाहट थी वो किस रूप में प्रकट होती थी? डर के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट तो अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, लेकिन तुम्हें पता है घर में मेहमान आने वाले हैं जिनको तुम बहुत पसंद करते हो, तो तुम्हें क्या होगी? छटपटाहट होगी, किसी तरह हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। तुम बहुत अधीर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वो ख़त्म हो जाएगा, धैर्य की जो सीमा है वो समाप्त हो जाएगी। अगला है इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। तो तुम्हारे अंदर जो भूख लगती है, जब खाना तुमको खाना होता है, तुम्हें भूख बहुत तेज़ लगी होती है, तुम्हारे अंदर से इच्छा होती है कुछ खाने की, तो तुम अंदर से क्या होता है? छटपटाते हो। अगला है संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ नहीं पा रहे, जैसे कि शिक्षक से हमें कुछ कहना है, हमारे जो टीचर हैं हम उनसे कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हो, जैसे घंटी बज गई लेकिन हमारे जो टीचर हैं उनको सुनाई नहीं दी, उन्होंने सुना नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अब भी पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब पढ़ाना बंद करें, और जो घंटी है वो बज चुकी है, लेकिन उनको घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो हम अंदर से बहुत अधिक छटपटाते हैं। तो इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो जो ये बच्चा है वो अंदर से छटपटाता है। क्यों छटपटाता है? क्योंकि हम कोई संदेश देना चाह रहे हो तो दूसरे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो ये वाला जो आंसर है वो सही है। जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी नहीं सुनाई दी है, उन्होंने घंटी को नहीं सुना है, तो इसमें संदेश का भाव इस बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता और इशारे से समझाता है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता, इसलिए वो छटपटाता रहता है। आपका अगला है घबराहट, तो हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों, अकेले हों, तो हमें काफ़ी घबराहट होती है। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है समय कम होता है लेकिन हमारा जो काम है काफ़ी रह जाता है, हमें काफ़ी जो आंसर हैं वो लिखने होते हैं, तो हमें घबराहट महसूस होने लगती है। अगला है, यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास हमसे टूटा है, मतलब तुमसे टूटा है, तो हमें अंदर से घबराहट होती है कि पता नहीं पापा के मन में क्या चल रहा होगा। तो जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो जो बच्चा है वो निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस कर सकता है, तो वो अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं समझा पाएगा, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर उसके अंदर काफ़ी घबराहट होती है।
और फिर अगला है कि उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा, इस बात को लेकर उसके अंदर घबराहट होती है। उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं, बच्चे यदि उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर उसके मन में काफ़ी घबराहट होती है। आपका अगला प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। तो रतन क्या सोचकर घबराता होगा, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। तो तुम्हें अपने दोस्तों से, सहेलियों से जो भी हैं, उनसे पूछना है कि वो किस बात से घबराते हैं और क्यों घबराते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें उसका नाम लिखना है, क्यों घबराते हैं, घबराने का कारण क्या है। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन था, रतन क्या सोचकर घबराता होगा। तो रतन जो था गूंगा था, मतलब बोल नहीं सकता था, इसलिए अपनी बात इशारों में समझाता था। वह बच्चों को अपनी बात इशारों से समझाना चाहता होगा। जब कोई उसकी बात समझ नहीं पाता होगा तो वह घबरा जाता होगा। और ये जो दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर आप अपने जो दोस्त हैं वो किस बात से घबराते हैं, क्यों घबराते हैं, क्या वजह है, वो आप पूछ कर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है। हम करेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। तो कोई भी खिलौना अगर टूट जाता है तो वो पहले की तरह काम नहीं करता। तो खिलौना है गाड़ी, टूटने की वजह क्या है, पहिया निकल गया है उसका, और नतीजा क्या हुआ, वो चल नहीं पाती। और खिलौना है गुड़िया, सीटी निकल जाने पर क्या होता है, गेंद, टूटने का क्या कारण है, जोकर, चाबी निकल जाने पर क्या होता है। तो जो गाड़ी है पहिया निकल जाने पर वो चल नहीं पाती, गुड़िया है सीटी निकल जाने पर वो बज नहीं पाती, गेंद है उसमें हवा निकल जाती है तो वो उछल नहीं पाती, जोकर है चाबी निकल जाने पर वो चल नहीं पाता। आपका अगला प्रश्न है, बेबस शब्द बे और बस को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है, नीचे दिए गए जो शब्द हैं वो क्या है, उसमें बे छिपा हुआ है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें बे लगाया गया है, तो बे लगाने से जो ये शब्द बना है, इसी तरह से तुम्हें और भी शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर दिया है बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। तो हम लिखेंगे और शब्द, बेईमान, बेशर्म, बेनाम, बेमिसाल, बेघर, बेजोड़। तो इस तरह से बे लगाकर आपको शब्द लिखने हैं। आपका अगला प्रश्न है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। देखने से संबंधित जो शब्द हैं, तो जैसे है अदृश्य, देखना, इशारे, आँखें, निहारती, झलकती। तो ये जो सारे शब्द हैं वो देखने से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है, माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो आँखें बहुत कुछ कहती हैं, वह तरह तरह के भाव लिए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आँखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो। सहमी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, शरारती आँखें, प्यार भरी आँखें, प्यार भरी नज़रें, उनीदी आँखें और डरावनी आँखें। उनीदी आँखें मतलब जिसमें नींद हो। तो आंसर होगा, हम इन सभी नज़रों को पहचानते हैं, जैसे सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आँखें, उनीदी आँखें, शरारती आँखें, डरावनी आँखें। तो जितनी भी आँखें हैं हम उनको देखकर पहचान जाते हैं कि वो कैसी आँखें हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे। तो आँख दिखाना, नज़र चुराना, आँख का तारा, नज़रें फेर लेना, आँख पर पर्दा पड़ना। आँख दिखाना मतलब होता है डराना। तो मेरा जो दोस्त है वो सबको आँख दिखाकर सारे काम करवा लेता है। मेरा दोस्त आँख दिखाकर सारे काम करवा लेता है, मतलब लोगों को डरा देता है, अपनी आँख दिखाकर लोग डर जाते हैं और काम कर देते हैं। तो आँख दिखाना मतलब हुआ डराना। और नज़र चुराना मतलब अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि सोहन से जब चोरी के बारे में पूछा गया तो वह नज़रें चुराने लगा, मतलब अपनी गलती पर वो शर्मिंदा होने लगा।
अगला है आँख का तारा, मतलब बहुत प्यारा। मैं अपनी माँ की आँख का तारा हूँ। यह बच्चे माँ की आँखों के तारे होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं अपनी माँ को बहुत अधिक प्यारे होते हैं। नज़रें फेर लेना मतलब अनदेखा करना। तो कुछ लोग काम निकलते ही नज़रें फेर लेते हैं, मतलब अगर काम निकल जाता है तो वो अनदेखा कर देते हैं, मतलब देखते ही नहीं है कि हाँ कोई है सामने। अगला है आँख पर पर्दा पड़ना, मतलब सच नहीं जानना। तो कविता की आँखों पर पर्दा पड़ गया है, उसे सोहन का झूठ नहीं दिखता है। कविता है उसको सोहन का जो झूठ है वो दिखाई नहीं देता, वो सच नहीं जानना चाहती। आपका अगला प्रश्न है, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो आंसर होगा कि रतन की माँ जब अन्य बच्चों को बोलते देखती होंगी तो उन्हें रतन के ना बोलने पर बहुत दुख होता होगा। यही बेबसी उनकी आंखों में झलकती होगी। आपका अगला प्रश्न है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती जब। माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि। मेरी माँ चाहती हैं कि मैं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब। मैं चाहती या चाहता हूँ कि मेरी माँ। तो मेरी माँ बहुत खुश होती हैं जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ। तो कोई भी बच्चा हो जो अच्छा काम करता है तो माँ तो खुश होती ही है। तो मेरी माँ बहुत खुश होती हैं जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ। अगला है, माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि कभी कभी मैं बहुत शैतानी करता हूँ, उनकी बात नहीं सुनता। अगला है, मेरी माँ चाहती हैं कि मैं अच्छी तरह से रहूँ, कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे सभी लोग मुझे डांटें। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं कोई चीज़ मांगता हूँ और उसके पास पैसे नहीं होते, तब वो बहुत बेबस हो जाती है। अगला है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहें और मुझे बहुत प्यार करें। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल एसआई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।